हेलो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने सीनियर सब इंस्पेक्टर श्री चंद्रकांत झांसर से इन्वेस्टिगेशन के बारे में, गिरफ्तारी के बारे में, चैन ऑफ कस्टडी जब्ती के बारे में और साथ ही साथ निवारक कार्रवाई के दौरान जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं उनका क्या असर पड़ता है जॉब में, क्या अप्लाई करते समय जॉब के लिए कौन कौन से बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के आज हम आए हुए हैं, इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके दर्शकों का। सर, हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा एफआईआर के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे जब्ती और गिरफ्तारी को लेकर के। सर, एफआईआर कौन कौन व्यक्ति करवा सकते हैं? किसी भी संज्ञेय अपराध की जो घटना होती है उसकी एफआईआर कौन कौन व्यक्ति करवा सकता है? देखिए, एफआईआर जो है वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद होती है ना। और जैसा आप जानते हैं, जो पुरानी सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता और जो नवीन जो है प्रक्रिया संहिता आई है, इसमें 2 शेड्यूल बने। उसमें अपराध को कैटेगराइज किया गया है, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराधों की दशा में प्रथम सूचना पत्र लिए जाने का प्रावधान है। अब प्रथम सूचना पत्र लिए जाने का जो प्रावधान है, जब आप सीआरपीसी पुरानी 154 पढ़ते हैं या नवीन 173 बीएनएसएस पढ़ते हैं, दोनों में तो लगभग सेम इंग्रेडिएंट्स हैं। तो पहला आधार क्या है? पहला आधार यही है कि जब कभी किसी पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध की इत्तला मिलती है, जब संज्ञेय अपराध की इत्तला मिलती है, उसकी जानकारी में आती है, उस दौरान एफआईआर रजिस्टर्ड की जा सकती है। तो अब सर, प्रश्न ये है कि इत्तला किसने दी? किसने? तो हो सकता है कि पुलिस अधिकारी को स्वतः इत्तला प्राप्त हुई होगी या किसी व्यक्ति की ओर से इत्तला प्राप्त हुई होगी। किसी भी व्यक्ति की ओर से इत्तला प्राप्त होती है तो प्रथम सूचना पत्र दर्ज की जा सकती है। लेकिन ये कानून यहाँ पर ये जो इतना है, ये अपने आप में पूरा नहीं है, इसका पूरक भाग भी है। पूरक भाग भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई न्याय दृष्टांत हैं, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट में, और भी कई दृष्टांत हैं। कुछ ऐसी दशाएं होती है कि जब प्रथम सूचना पत्र या एफआईआर की इत्तला तो हमें लग रही है कि वो इत्तला प्राप्त हुई है, लेकिन वो अपने आप में वेग है। वो इत्तला एफआईआर के उन आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं कर रही जिससे प्रथम सूचना पत्र बनती है ना। जिन धाराओं का चार्ज बन रहा है, जो आरोप उसमें, मसलन क्या है कि एफआईआर वास्तव में है क्या? एफआईआर एक प्रश्न है, अनसुलझे प्रश्नों का एक समूह है ना। उन सारे प्रश्नों का उत्तर कहाँ आता है? उत्तर आता है आरोप पत्र में या खात्मा पत्र में या खारिजी में। तो वो सारे प्रश्न यदि स्पष्ट है तब तो एफआईआर हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसी दशाएं पड़ती है कि क्या प्रथम सूचना पत्र में संज्ञेय अपराध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इत्तला तो दिख रही है कि हाँ, वो सामने वाला कह रहा है कि मैं संज्ञेय अपराध की इत्तला दे रहा हूँ, तो आप प्रथम सूचना पत्र दर्ज कीजिए, परंतु वहाँ इत्तला बन नहीं रही है। उन दशाओं में जांच का प्रावधान है और जांच के बाद भी एफआईआर होती है। सर, अगला हमारा प्रश्न ये है कि जो आवेदक है, पीड़ित है, एक तो अपनी मौखिक जबानी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, एक आवेदन दे सकता है, या तो हस्तलिखित आवेदन दे सकता है या टाइपशुदा आवेदन दे सकता है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आवेदक पढ़ा लिखा नहीं होता है, आवेदन लिख नहीं पाता है, दूसरे से आवेदन लिखवाता है, तो उस दशा में उस आवेदन पत्र की जो वैधता है वो कितनी रहेगी? नहीं, वो सभी दशाओं में आवेदन पत्र की वैधता जो है वो एक बराबर है, चाहे वो एफआईआर मौखिक लिखाई गई हो, चाहे एफआईआर लिखित लिखाई गई हो, या किसी अनपढ़ व्यक्ति ने टाइपशुदा एफआईआर बना के लाया हो किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से। एक्चुअल में एफआईआर जो है वो हमेशा जो है कॉरोबोरेटिव एविडेंस है। कॉरोबोरेटिव एविडेंस का मतलब होता है कि संपुषक साक्ष्य, वो साक्ष्य जो अपने आप में किसी मामले को प्रमाणित करने के लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, अब एफआईआर क्या आपके लिए निकाल के ला रही है बाहर कि क्या इन्वेस्टिगेशन का राइट उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। तो वो तीनों ही दशाओं में इन्वेस्टिगेशन का राइट उत्पन्न करता है। अब यदि सब्सटेंसिव एविडेंस सामने आता है तो वो जो एफआईआर है वो कॉरोबोरेटिव एविडेंस के रूप में उसको कोरिलेट करेगी और फिर मामले को आगे लेकर के जाएगी। तो एविडेंशियल वैल्यू जो है वो एफआईआर की तीनों ही दशाओं में एक ही है। अब यहाँ पे दूसरा बात आती है कि जो मुझे आपका लग रहा है कि शो जो है वो आमतौर पर पुलिस के लिए सीमित है या पुलिस अधिकारियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं वहाँ पे केंद्रित करके बता देता हूँ कि तीनों ही दशाओं में जो आपने पूछा कि उसमें एफआईआर की क्या महत्ता रहेगी, तो महत्ता साक्ष्य की दृष्टि में तो एक ही है, ठीक है, लेकिन विश्वसनीयता की दृष्टि में अलग अलग हो सकती है ना। यदि अनपढ़ व्यक्ति टाइपशुदा आवेदन लेकर के आ रहा है
ठीक है, तो उससे खंडित होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, बल्कि संपोषित कराने के कम करके। तो ये अगेन समझ में आएगा कि ट्रायल के दौरान या अदर एविडेंस के साथ में उसकी क्या पृष्ठभूमि बन रही है। सर, देहाती नालसी या जीरो की एफआईआर भी होती है, तो यह मेन एफआईआर से क्या अलग है कि उसी का ही दूसरा रूप है? नहीं, जीरो की एफआईआर दो दिशाओं में होती है। एक तो कि अदर पुलिस स्टेशन की कोई संज्ञेय अपराध की इत्तला है किसी भिन्न पुलिस स्टेशन को प्राप्त हो गई है, बिल्कुल सर। या उसी पुलिस थाने का पुलिस अधिकारी जो है पुलिस स्टेशन पे उपलब्ध नहीं है और बाहर है पुलिस थाने से, वहाँ पर उसको संज्ञेय अपराध की इत्तला प्राप्त हो रही है। इन दोनों दिशाओं में जीरो की एफआईआर होती है। अब जीरो की एफआईआर असल एफआईआर से भिन्न कैसे है? तो जीरो की एफआईआर, जहाँ तक मेरी समझ है, क्योंकि जीरो एफआईआर का जो कानूनी पहलू है वो एफआईआर के समान ही है, तो जीरो की एफआईआर का असल एफआईआर से क्या भिन्नता है? तो उसमें ये भिन्नता है कि जो असल की जो एफआईआर है उस पर हमको एक जीडी मिलती है, जनरल डायरी का एक रुसाना मिलता है, वो जीरो की एफआईआर करते वक्त हमारे पास नहीं होता है। तो जीरो से उसके असल आने के समय में उस जीडी के जनरेट होने में कितना फ़र्क हुआ है, कितना समय लगा है, वही उसकी जीरो की एफआईआर को पुष्ट करेगा, प्रमाणित करेगा। और सर, इसमें जैसे देहाती नालसी हुई या जीरो की एफआईआर हुई, अगर जीरो की एफआईआर जब दूसरे थाना क्षेत्र या दूसरे स्टेट से संबंधित रहती है तो आवेदक कहीं पर भी जाकर के एफआईआर दर्ज करवा सकता है। जीरो की एफआईआर होगी, उसमें बराबर शिकायतकर्ता के साइन होंगे, उसको पढ़ाया जाएगा, एक कॉपी निःशुल्क दी जाएगी। तो क्या अपने थाना क्षेत्र में जब आयु या कोई भी पुलिस अधिकारी जाकर के दौरान सूचना एफआईआर दर्ज करता है, तो उस स्थिति में देहाती नालसी में जो पीड़ित है उसके साइन लेता है, साथ ही साथ क्या उसको एक कॉपी दी जा सकती है? क्योंकि रोजनामचा में तो अभी पंजीकरण हुआ नहीं, तो ऐसी स्थिति में देना क्या उचित होगा? हाँ, उसको दी जा सकती है, जीरो की एफआईआर की कॉपी उसको दी जा सकती है, और मसलन कई मामलों में दी भी गई है। जी। और सर, अब हमारा प्रश्न है थोड़ा सा घटना स्थल से संबंधित है कि घटना स्थल क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, घटना स्थल का परिचय है ना, हाँ। आपको या तो साक्षी कराता है, ठीक है, हाँ। या पीड़ित कराता है। दोनों ही दशाओं में घटना स्थल से आईओ परिचित होता है, लेकिन घटना स्थल से न्यायालय, माननीय न्यायालय का परिचय आईओ कराता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो कड़ी है कि हम घटना स्थल पे पुलिस अधिकारी पहुंचा है और उस घटना स्थल का परिदृश्य न्यायालय के समक्ष रख पाए हूबहू, तो यह एक आईओ की काबिलियत होती है। अब घटना स्थल की वैधानिक महत्वता क्या है? तो सबसे पहली बात तो घटना स्थल पे ही आपको जो भौतिक साक्ष्य है उसका संकलन करना होता है। तो जो भौतिक साक्ष्य जहाँ मिलेंगे वहीं घटना स्थल भी है आपका, तो घटना स्थल का इंट्रोडक्शन प्रॉपर करना ये आईओ की जवाबदारी है। फिर आप देखेंगे कि सेक्शन, जो पुराना सेक्शन था 157 सीआरपीसी का, और अब जो वो हो गया है 179 बीएनएसएस में 174 हो गया है। हाँ। 174 हो गया है बीएनएसएस में। तो आप देखेंगे कि एफआईआर रजिस्टर करने के तत्काल पश्चात जो आईओ है वो घटना स्थल पर जाएगा, ये लेख किया गया। देखिए, वही घटना स्थल जो है बहुत सारी चीज़ों का निर्धारण करता है। पहला निर्धारण तो वह पुलिस अधिकारी के उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार का, ज्यूरिडिक्शन का निर्धारण करता है। दूसरा, वह उस मजिस्ट्रेट के जिसको कॉग्निजेंस लेना है उस मामले में, उसका ज्यूरिडिक्शन भी वही डिसाइड करता है। ठीक है। तीसरा, कि जितना भी आपका फिजिकल एविडेंस मिला है, ठीक है, वो भी उस घटना स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक। दूसरा, जिस सीन ऑफ क्राइम्स में घटना घटी है वहाँ पे आरोपी का एग्जिस्टेंस था, आरोपी वहाँ उपस्थित था घटना के पहले या घटना के पश्चात, घटना के समय या घटना के बहुत पहले जब कॉन्स्पिरेंसी हुई थी। बिल्कुल सर। है ना, तब उस घटना स्थल से आरोपी का रिलेशन था। ये सारी चीज़ों को एक ही स्थान क्लब करता है, वो होता है घटना स्थल। तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में घटना स्थल का महत्व सर्वाधिक होता है। उसका इंट्रोडक्शन करना, उसका परिचय देना, घटना स्थल का प्रॉपर चित्रांकन करना, उसमें साक्षी कहाँ खड़ा था, पीड़ित कहाँ था, किसने घटना देखी, किस स्थान पर देखी, इसका विवरण होना चाहिए। अब इस तरह पे मेरी जितनी समझ है मैं उसके आधार पर बताता हूँ आपको कि मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ देखी हैं कि घटना स्थल के स्थान को बनाते समय हम लोग उसका इंट्रोडक्शन करते समय किसी भी ऐसे माइलस्टोन का उल्लेख करना भूल जाते हैं जो वर्षों से वहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है। बिल्कुल सर। जैसे एक्सीडेंट के घटना स्थल पर, एक्सीडेंट में घटना होती है रोड पर,
ठीक है, तो हमने लिखा फलाना रोड, फला स्थान, फला ये, लेकिन हमने कभी माइलस्टोन नहीं दर्शाया कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो लगाया गया माइलस्टोन है कि 0 बटा इतने पर या इतने स्थान पर, या कोई एमपीवी का खंबा है या कोई विशेष पुलिया है जो भौतिक रूप से उस स्थान को चिन्हित करती है, वो उसको वहाँ पे बनाना चाहिए। सर, घटनास्थल एक से अधिक भी हो सकते हैं एक अपराध में? बिल्कुल, एक अपराध में कई घटनास्थल हो सकते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल की तरह मैं आपको बताता हूँ कि एक बच्चे को पुलिस स्टेशन क्रमांक ए से लिफ्ट किया गया। बिल्कुल सर। पुलिस स्टेशन क्रमांक बी पर उसको रखा गया। पुलिस स्टेशन सी क्रमांक पर उसके पेरेंट्स को थ्रेट किया गया, और पुलिस स्टेशन क्रमांक डी पर उसका मर्डर किया गया, और पुलिस स्टेशन क्रमांक ई पर उसकी बॉडी ठिकाने लगाई मिली। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अपहरण की घटना कहाँ हो रही है, थ्रेट की घटना कहाँ हो रही है, ठीक है, और मर्डर कहाँ पर हो रहा है, और 201 जो साक्ष्य का विलोपन है वो किस स्थान पर हो रहा है। ऐसे 5 स्थान हैं, 5 घटनास्थल हैं, और ये 5 घटनास्थल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि इंडियन पेनल कोड की धारा 39 और 40 या 41 के आसपास है ना, इसमें सूची दी हुई है। हर एक कार्य के लिए अभी नई बीएनएस में भी मैं आपको ये बता देता हूँ, एक डेफिनेशन है, इसी में स्टार्टिंग में देखेंगे 39 में। नई डेफिनेशन है। कार्य परिभाषा 2.1 में दिया हुआ है, कार्य कार्यों की आवली का उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक कार्य होगा, ठीक है। तो एक कार्य जो है अपने आप में कभी वो कार्य पूर्ण नहीं होता है, वह कई कार्यों के समूह से मिलकर के बना हो सकता है, ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन और है कि क्या जो 5 घटना स्थल, मतलब एक अपराध जो पूर्व हुआ वो 5 घटना स्थल बने उस अपराध के, तो क्या 5 घटना स्थल बनाए जाने चाहिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल। आपने आरोपी के विरुद्ध जिन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है, या जिन धाराओं में आपने अपराध उस अनुसंधान में जिन धाराओं को बढ़ाया है, या फर्दर जिन धाराओं में आप चार्जशीट कर रहे हैं, उन सारी धाराओं को आपको अदालत में प्रमाणित करना होता है। बिल्कुल, ठीक है। तो जब आप इनके प्रमाणित प्रकरण की ओर जाएंगे तो उनसे संबंधित आपको हर प्रकार के एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, और उन एविडेंस का संबंध वहाँ होगा तो हर तरह के सीन ऑफ क्राइम आपको बनाने चाहिए। हाँ, इसमें एक आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, कई बार ऐसा भी मौका आएगा कि आपको आरोपी की निशानदेही पर एक घटना स्थल का निर्माण करना पड़ जाएगा। वो आरोपी की निशानदेही पर जो घटना स्थल का निर्माण होगा वो धारा 27 साक्ष्य अधिनियम में कोर्ट में एडमिसिबल है, जी सर, जिसे कोई नहीं देखता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्या चलित घटना स्थल भी होते हैं, जैसे कि पुलिस रेड कार्रवाई कर रही है, एक वैन में आगे कुछ भी पदार्थ जा रहा, मादक पदार्थ या आबकारी, तो उसमें फिर घटना स्थल कौन सा माना जाएगा? संभव है चलित घटना स्थल, मादक पदार्थ के केसेस में चलित घटना स्थल तो नहीं संभव है, क्योंकि उसमें जो रेड का स्थान होता है वही घटना स्थल मानते हैं जहाँ पे आपकी रिकवरी होती है। लेकिन चलित घटना स्थल हो सकता है ना, ह्यूमन बॉडी के विरुद्ध अपराधों के संबंध में, है ना। वो गाड़ी हो सकती है, कोई वैन हो सकती है, कोई ट्रेन हो सकती है, आज के समय में सर सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल रहते हैं, तो नक्शा मौका में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दर्शाना कितना इन्वेस्टिगेशन के लिए लाभदायक होता है? इन्वेस्टिगेशन के लिए लाभदायक ना होके उस नक्शे मौके के लिए लाभदायक है। उस जो आपने जो नक्शा मौका जो प्रदर्शन बनाया है, जिस पर आपने उसको चित्रित किया उस स्थान को, है ना, उसकी प्रामाणिकता के लिए लाभदायक है। जिस प्रकार जैसे आप घटनास्थल का नक्शा बनाते हैं और अपना हस्ताक्षर करते हैं, बिल्कुल सर। फॉर एग्जाम्पल आप अपने हस्ताक्षर करना आपने भूल गए तो आपके उस घटनास्थल के नक्शे की विश्वसनीयता कम हो जाएगी, है ना। उसी प्रकार यदि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का आप उल्लेख करते हैं तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। सर, ये तो क्वेश्चन थे घटनास्थल से संबंधित। अब थोड़ा सा हम जब्ती पत्रक से संबंधित कुछ बातें पूछना चाह रहे थे कि अपराध इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा कई सारी घटनास्थल पर जब्तियां की जाती हैं, और कई सारी जब्तियां आरोपी के निशानदेही पर भी होती हैं। तो इन जब्तियों के दौरान चेन ऑफ कस्टडी कैसे मेंटेन रखनी चाहिए, वो सर बताइए थोड़ा। चेन ऑफ कस्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। जब्तियाँ तो
सभी प्रकार की होती है कुछ, मतलब आप जो है कुछ जब्तियां जो है आप प्रार्थी से करते हैं, मुद्दई से करते हैं या उसके साक्षी से करते हैं, कुछ आप घटनास्थल से जब्त करते हैं और कुछ जो है आप आरोपी की निशानदेही से या आरोपी के मेमोरेंडम से जिसकी से आप उसको बरामद करते हैं। बिल्कुल सर। इन सभी दशाओं में जो चेन ऑफ कस्टडी है किसकी, एविडेंस की, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि जब कोई एविडेंस जो है वो पुलिस की कस्टडी में आ गया तो आईओ के पास कब तक था, ठीक है, और जो पुलिस मैनुअल में जो उन्होंने उस एविडेंस को संरक्षित करने का स्थान बनाया है मालखाना में, वहाँ कब प्रवेश किया। यदि वो साइंटिफिक एविडेंस है उसका साइंटिफिक परीक्षण कराया जाना है तो साइंटिफिक लैब में कैसे गया और लैब में कितने दिनों के अंदर भीतर पहुँचा, फिर लैब से कब वापस आया परीक्षण रिपोर्ट के बाद, और उसके बाद वो कोर्ट में कब जमा हुआ। इन सारी ही बातों में है ना उसकी कस्टडी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कभी भी किसी भी मामले में जब एविडेंस का कलेक्शन होता है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल सीज करना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके उसको सील बंद करना चाहिए। बिल्कुल। और सील बंद करके आप जब केस डायरी लिखते हैं तो केस डायरी में भी मैं एक बात बताऊं आपको कि केस डायरी खुलने का समय, केस डायरी बंद होने का समय और केस डायरी सीक्वेंस में लिखी जाती है। बिल्कुल सर। तो जिस समय जो एविडेंस जब्त हो रहा है, बरामद हो रहा है, उस समय के स्थान पर वो केस डायरी में आए और उसके बाद जो वो मालखाने में रखा जाए, ठीक है। फिर आप इसी दौरान जो अच्छा आईओ होता है वो बरामद किए गए एविडेंस की सूची भी बनाता चला जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, कि आपने क्या क्या बरामद कर लिया, क्या क्या जब्त कर लिया है करके, और उसको परीक्षण के लिए भेजता चला जाता है समझदार आईओ जो होता है। चेन ऑफ कस्टडी, जैसे आप एनडीपीएस एक्ट की बात करते हैं, एनडीपीएस एक्ट में यदि चेन ऑफ कस्टडी कोर्ट में प्रमाणित नहीं कर पाते हैं आप कि किसकी चेन ऑफ कस्टडी में सैंपल था और गया और ये चेन ऑफ कस्टडी टूटी, तो उसमें अक्यूज्ड को उसका लाभ मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको ध्यान रखना चाहिए। सर कई बार ये देखने को आता है कि विवेचक जब्ती तो करते हैं लेकिन अपने पास रख लेते हैं, माल खाने में तत्काल जमा नहीं करते, तो ये भी एक प्रकार से चैन ऑफ कस्टडी को भंग करता है। तो इसका भी फायदा कहीं ना कहीं फिर बाद में आरोपी को मिल जाता है। नहीं, ये चीज़ मेरी जानकारी में अभी तक नहीं आई है। मैंने तो अपने जीवन काल में देखा है कि आईओ ने जब्त किया और उसको अदालत में मालखाने जमा कर दिया। सर जैसे आज के समय में कई बार ऐसा होता है कि जिस भी माल को पुलिस के द्वारा जब्त किया जाता है तो उसको कई बार माल खाने से बाहर भी निकालना होता है, कई बार कोर्ट के आदेश से निकलता है। जैसे एनडीपीएस के मामले में पहले प्रोसीडिंग थी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट आते थे और वो बावने की कार्रवाई करते थे। तो इस प्रकार की जो प्रोसीडिंग है क्या पुलिस अपनी मर्जी से कर सकती है कि उसके लिए भी कोर्ट से परमिशन जरूरी है कि एक बार आपने जब्त कर लिया, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन हो गई, माल खाने में माल पहुंच गया, तो क्या आयु उसको अपनी मर्जी से निकाल सकता है, रख सकता है क्या? नहीं, आईओ उसको अपनी मर्जी से निकाल सकता है, लेकिन इस बात को उसको केस डायरी में लिखना चाहिए और किस लिए निकाला वो लिखना चाहिए। उसका विश्लेषण करना था, स्टडी करनी थी, तो वो लिखना चाहिए। वो निकाल सकता है और निकाला भी जाता है, क्योंकि जैसे चाकू बरामद हुआ तो क्यूरी के लिए डॉक्टर के पास भेजते हैं, एफएसएल भेजते हैं, उसमें निकाल सकता है। बट इट शुड बी रिटन इन द केस डायरी ना, इसको लिखना चाहिए केस डायरी में। और बहुत से जैसे सर ये बड़े मामले हो गए जो माइनर एक्ट के या बड़े एनडीपीएस वाले मामले हो गए कि कोई भी पदार्थ है वो सीलबंद है, अगर उसको खोला जाएगा तो उसकी सील टूटेगी, फिर दोबारा से सील लगानी पड़ेगी। तो जो पहले वाली सील टूटी हुई है, पहली वाली जो रसीद लगी थी, क्योंकि अब नई रसीद बनेगी, नए सिरे से जब्ती होगी, पुनः जब्ती, पुनः सील बंद कर रहे हैं, तो पुरानी वाली सील टूटी हुई थी, पुरानी वाली जो रसीद थी उसका साथ में रखना जरूरी है या नहीं? ये जो आपका सवाल है ये थोड़ा मतलब स्पेसिफिक नहीं है ना, कि आप किस मैटर पे कहाँ पूछ रहे हैं करके, इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। इसमें जैसे हम एनडीपीएस की बात कर रहे हैं या किसी भी मतलब एक छोटा पदार्थ है, जैसे कि मजिस्ट्रेट के आदेश से निकाला गया कि उसका परीक्षण के लिए भेजना है, या थाने में ही कोई जैसे एनडीपीएस की कार्रवाई हुई, या कोई भी आयु है जो भी पुलिस अधिकारी है, ठीक है, वो अपने इन्वेस्टिगेशन यूज के लिए कोई भी सीलबंद मटेरियल खोल रहा है, तो जो खोलने के बाद चूंकि सील बंद करने पर सील लगाई जाती है चपड़ा, और जब खोला जाएगा तो सील टूटेगी। उसका मैंने उत्तर आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि इन दशाओं में उसको अपना पर्पस केस डायरी में लिखना होगा
और जो पुरानी सील है, यदि किसी उसने उसको खोला है, किसी एविडेंस को खोल रहा है, तो पुरानी सील को भी सील बंद करना पड़ेगा। हाँ, वही नया आर्टिकल कि पुरानी सील भी सील बंद, नया नया आर्टिकल देना पड़ेगा, नया आर्टिकल उसको देना पड़ेगा। सर एक चीज और है कि जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उनमें दोनों पीड़ित और काउंटर एफआईआर होती हैं। एक्सीडेंटल केसेस में दो गाड़ियां भिड़ी, तो जब वाहन की जब्ती की जाती है तो एक बार अगर वाहन की जब्ती हो रही है तो क्या पुलिस उनको अपनी मर्जी से छोड़ सकती है कि न्यायालयीन आदेश से ही छोड़ जाएंगे? नहीं, पुलिस तो किसी भी वस्तु को तभी जब्त कर सकती है जब उसको उसकी आवश्यकता हो। बिल्कुल, किसी भी चीज़ को तो जब्त नहीं कर सकती। बिल्कुल, और यदि उसकी आवश्यकता है, उसने एज ए एविडेंस किसी को जब्त किया है, तो वो तो कोर्ट परमिशन से ही रिलीज होगा, चाहे वो बेलेबल ऑफेंस हो, चाहे नॉन बेलेबल हो, चाहे मजिस्ट्रेट की ट्रायल हो, चाहे ऑनरेबल सेशन कोर्ट की ट्रायल हो। ठीक है सर। ये जो माल जब्त किया जाता है इसको एफएसएल भेजना कितने दिन में जरूरी है जब्ती के? मतलब यथाशीघ्र भेजा जाना चाहिए कि डिले होता है तो उसका कारण दर्शाते हुए भेजा जा सकता है? डिले होता है तो उसका कारण दर्शा के भेजा जा सकता है। और कई परिस्थितियाँ कई बार ऐसी होती है, कार्य की अधिकता होती है, कई बहुत सारे काम होते हैं, एक आईओ के पास बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तो लेट भी हो जाता है वो। लेकिन जो एफएसएल में किसी संपत्ति को परीक्षण के लिए यदि भेजा जा रहा है तो उसको शीघ्र भेजा जाना चाहिए। ये बात हमेशा आईओ को ध्यान रखनी चाहिए कि जिस पर्पस से वो परीक्षण करा रहा है, बिल्कुल सर, वो उद्देश्य नष्ट ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ये थोड़ा जब्ती से संबंधित क्वेश्चन थे। अब हमारे क्वेश्चन है गिरफ्तारी से संबंधित। और गिरफ्तारी भी किशोर की गिरफ्तारी और वयस्क और अवयस्क यानी कि बालिग और नाबालिग, इन दोनों की गिरफ्तारी में क्या अंतर है? मतलब कि जैसे जब बालिग को गिरफ्तार करेंगे तो उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाएगी, और नाबालिग को गिरफ्तार करेंगे तो उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? गिरफ्तारी की प्रोसेस में बालिग और नाबालिग का भेद नहीं है। बिल्कुल सर। ठीक है, बालक से पूछताछ किए जाने के दौरान, बालक के विरुद्ध चल रहे अनुसंधान के दौरान पुलिस अधिकारी को सादे वस्त्र में रहना है। बिल्कुल सर। अरेस्ट का प्रोसेस नाबालिग बालिग दोनों के लिए सेम है, बिल्कुल सर। है ना, उसमें कहीं कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन उन दोनों के ऊपर कौन सी कोर्ट एप्लीकेबल होगी, इसमें फ़र्क है। बिल्कुल सर। सर ये सुमार गिरफ्तारी क्या होती है? सुमार गिरफ्तारी का सीआरपीसी में या नई बीएनएसएस में कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कहीं पर भी सुमार गिरफ्तारी का ना जिक्र है ना लेख है। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट में फॉर्मल अरेस्ट का जिक्र आया है, और फॉर्मल अरेस्ट के बारे में उन्होंने भी यही कहा है, और फॉर्मल अरेस्ट होता भी है। बिल्कुल सर। ठीक है, फॉर्मल अरेस्ट का मतलब सीधी सीधी बात यह है कि एक्यूज्ड आपकी कस्टडी में नहीं है, आपके पास है, आपके सामने ज़रूर है, पर कस्टडी आपसे भिन्न पुलिस अधिकारी की है या भिन्न जगह पे है, तभी जो अरेस्ट होगा वो फॉर्मल अरेस्ट होगा। अब फॉर्मल अरेस्ट पुलिस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अलग बिंदु है, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए अलग बिंदु है। तो सर इसी में हम ये पूछना चाहते थे कि जब फॉर्मल गिरफ्तारी हो गई तो जिस थाने ने अपने मेन अपराध में आरोपी को गिरफ्तार किया है वो तो आसानी से पीआर ले लेगा, जेआर ले लेगा, लेकिन दूसरा थाना जिसने सुमार गिरफ्तारी की है तो क्या उसको आसानी से पीआर मिल सकता है सुमार गिरफ्तारी करने पर? नहीं, उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? पीआर तो आपको तभी मिलेगा जब आपके पास रियल अरेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि पीआर के लिए आपको एक्यूज्ड को, मुलजिम को मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी कस्टडी में बताते हुए पेश करना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, तो कभी भी फॉर्मल अरेस्ट में आपको पीआर नहीं मिल सकता, पीआर का एप्लीकेशन आपका कोर्ट से खारिज हो जाएगा। ठीक है, पीआर के लिए आपको रियल अरेस्ट चाहिए। तो अब फॉर्मल अरेस्ट के बाद रियल अरेस्ट कैसे होगा? वही प्रश्न है कि फॉर्मल अरेस्ट कर चुके तो फिर उसके बाद फिर कैसे? तो फॉर्मल अरेस्ट के बाद रियल अरेस्ट तब होगा जब एक्यूज की कस्टडी आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब प्रक्रिया यह है कि इसके बाद यह है कि जब आपने फॉर्मल अरेस्ट किया तो एक्यूज है कहाँ, ये एक सवाल है। वो जेल में है कि वो किसी अन्य पुलिस अधिकारी की कस्टडी में है? तो आपको ऑनरेबल कोर्ट के पास जाकर के ये बताना होगा कि फला फला व्यक्ति जो है वो फला व्यक्ति की कस्टडी में है, हमने फॉर्मल अरेस्ट किया है। ठीक है, और हमें उसका रियल अरेस्ट करना है। तो हमको रियल अरेस्ट करने के लिए अब सवाल ये है कि वो जो दूसरे पुलिस अधिकारी की कस्टडी में है तो आपको प्रोडक्शन वारंट जारी नहीं होगा, लेकिन वो जेल दाखिल हो गया है तो आप प्रोडक्शन वारंट जारी हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो रियल अरेस्ट के बिना आपको पुलिस कस्टडी नहीं मिलेगी।
मतलब कि शुमार गिरफ्तारी भले ही कर ली गई है, लेकिन रियल गिरफ्तारी, रियल अरेस्ट रियल अरेस्ट के बाद ही पुलिस जरूरी कस्टडी है। मिलेगी। सर ये कुछ महिलाओं संबंधी और बुजुर्ग, इसमें मैं थोड़ा और आपको क्लियर कर देता हूँ हाँ हाँ, कि फॉर्मल अरेस्ट आप जब कर रहे हैं तो उससे मतलब बेहतर है, क्योंकि फॉर्मल अरेस्ट में एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है कि एक आईओ ने फॉर्मल अरेस्ट कर लिया किसी पुलिस अधिकारी का, सॉरी किसी अक्यूज्ड का, लेकिन उसने उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, क्योंकि जो 57 सेक्शन है वो क्या बोलता है कि जिसको गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तत्काल आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना है। अब आपने फॉर्मल अरेस्ट किया एक थाने में, पुलिस स्टेशन में जा करके, लेकिन आप उसको, आपके पास कस्टडी नहीं है तो आप उसको वहाँ लेकर के नहीं जा पा रहे। फॉर्मल अरेस्ट केवल एक्यूज्ड का एग्जिस्टेंस बताता है, ठीक है। तो आपको उसको कोशिश ये करना चाहिए कि उसको आपको फॉलो करना चाहिए, और वो जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है वहाँ एप्लीकेशन आप लगाइए, रियल अरेस्ट की अनुमति मांगिए, ट्रांजिट रिमांड की अनुमति मांगिए, अरेस्ट करने की अनुमति मांगिए, और ये सारी अनुमतियाँ आपकी खारिज होंगी, नहीं मिलेगी। तो वो यदि उसका जेल वारंट बनता है, ठीक है, तो फिर आप प्रोडक्शन वारंट मांगिए। अच्छा, प्रोडक्शन वारंट जारी करा करके फिर उसको विधिवत फिर आप गिरफ्तार। रियल कीजिए तो आपको पीआर। सर जैसे शुमार गिरफ्तारी होती है तो क्या ऐसे ही शुमार जब्ती पत्रक भी हो सकता है? जब्ती पत्रक शुमार होता है। एक ही पिस्टल से 2 घटनाएं घटी, 2 हत्याएं हुई, बिल्कुल सर, ठीक है, अलग अलग पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर्ड हुई है, और अब दोनों जगह वो है, वो घटनाएं खुल गई, 2 जगह अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। एक पुलिस स्टेशन में वो FSL वो जो पिस्टल है वो जब्त की गई है, तो दूसरे आईओ के पास और कोई चारा नहीं है, है ना, वो उसको उस पिस्टल को शुमार जब्त करना ही पड़ेगा। शुमार जब्ती कैसे करना है? उस जब्ती पत्रक को जब्त करना है। अच्छा, मतलब कि उसकी जब शुमार जब्ती और शुमार गिरफ्तारी में एक कंफ्यूजन ये रहता था कि सामने वाले आयु से जाकर के मिले, उससे फोटोकॉपी कराई और फोटोकॉपी सर्टिफाइड ले ली, तो उसका सर्टिफाइड जो जब्ती पत्रक है उसको आपको जब्त करना है। अच्छा, मतलब कि जो मेन आयु है उससे जब्ती पत्रक की फोटोकॉपी सर्टिफाइड लेकर के फिर जो आयु शुमार की जब्ती कर रहा है फिर आप अपनी जब्ती बनाइए। अच्छा अच्छा, है ना, और उसमें लिखिए कि हमने फला फला आर्टिकल की इसकी जब्ती पत्रक मांगी। बिल्कुल सर, ये कई लोगों का कंफ्यूजन रहा, कई लोगों ने इस बारे में हमसे बात करने की भी कोशिश की। और इसमें आप एक और है इधर, इसमें आप मैं आगे और बता देता हूँ। यदि इसी तरह का एग्जाम्पल है कि वो जो पिस्टल एक हत्या में आप रखिए, और अब आपको अपने मामले में भी उस पिस्टल का परीक्षण कराना है, तो आप उनके ड्राफ्ट की भी कॉपी ले सकते हैं, और अपना ड्राफ्ट पत्र भी पूरक रूप से तैयार करके उस FSL में भेज सकते हैं परीक्षण रिपोर्ट के लिए। अच्छा, उसी पुलिस स्टेशन के माध्यम से। हाँ, मतलब यही हुआ कि एक वेपन्स का उपयोग अगर कई अपराधों में हुआ है तो एक साथ जांच हो जाएगी उसकी, तो और कोई चारा भी नहीं है। हाँ, कोई चारा भी नहीं है। सर कई बार अभी ऐसा देखने में भी आता है कि अज्ञात बॉडी मिलती है। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में अभी चल रहा था कि जिस महिला की हत्या में कुछ लोग जेल में गए वो महिला जीवित है या वो पुरुष जीवित है। कई बार अभी मध्य प्रदेश की घटना है, अभी सोशल मीडिया में ऐसा आया। तो जब पुलिस को अज्ञात बॉडी मिलती है, चूंकि आज का ज़माना इतना हाईटेक हो चुका है कि सभी तरीके से हम परीक्षण करा सकते हैं, तो वहाँ जो नए विवेचक हैं जो जल्दबाजी कर देते हैं कि भाई सामने वाले से पंचनामा बना करके ये बस आगे बढ़ जाते हैं, तो उनको और किस तरीके से साइंटिफिक परीक्षण कराना चाहिए उस बॉडी का, जिससे कि बिल्कुल प्रमाणित हो कि हाँ ये उसी का परिजन है? नहीं, ये तो जो आपका प्रश्न है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन मैटर है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है सर, अब हमारा क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा इससे संबंधित है कि जो प्रतिबंधात्मक कार्यवाही पुलिस करती है, पहले 107, 16, 110, 151 ये सारी प्रोसीडिंग होती थी CRPC की, तो अब एक स्टूडेंट है उसके साथ, उसके खिलाफ अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है तो क्या जॉब में उसका क्या इफेक्ट रहेगा? नहीं, इसमें मतलब कानून बहुत स्पष्ट है। जो लोक सेवक को, किसी व्यक्ति को शासकीय सेवक बनने से जो अपराध रोकते हैं, हाँ, उनको नैतिक अधमता की श्रेणी वाले अपराध बताए जाते हैं, उनकी बाकायदा सूची बनी हुई है। बिल्कुल। तो उन अपराधों में कोई लिप्त है तो हो सकता है उसको शासकीय सेवा ना मिले, और जो उसमें लिप्त नहीं है उसमें उनको मिल सकती है। अब बात यह है कि जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ होती है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं, वो अपराध रोकने की श्रेणी में आती है। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई है तो उसे उसकी जानकारी देनी चाहिए,
उसकी बाध्यता को पूरा करना चाहिए। झूठ लिखने पर तो उसे हमेशा परेशानी में पड़ना पड़ेगा, यदि वो जानकारी देता है तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये कि जो भी एक तो निवारक कार्रवाई करती, दूसरी चीज सर जैसे अपराध हुआ, एक तो संज्ञेय अपराध हुआ व्यक्ति के खिलाफ, एक असंज्ञेय अपराध हुआ। तो अब संज्ञेय, अब चूंकि फॉर्म में ऑप्शन है कि आपके खिलाफ क्या पूर्व में कोई अपराध पंजीबद्ध हुआ है, तो उस स्थिति में अब असंज्ञेय अपराध की सूचना उसको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उसका क्या असर पड़ेगा? संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध का संबंध जो है वो न्यायालय के कॉग्निजेंस से है। बिल्कुल। तो उसका संबंध इससे मतलब आपराधिक चरित्रावली से नहीं है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को अपने विरुद्ध दर्ज सारे अपराधों का पूर्ण विवरण देना चाहिए, असंज्ञेय हो तो भी और संज्ञेय हो तो भी। सर एक आज के समय में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि जैसे शाम होता है और पति पत्नी की लड़ाई, शराब पी करके परेशान करने वाली स्थितियां, इस प्रकार की लड़ाई झगड़े की रिपोर्टें ज़्यादा आती हैं। अगर पुलिस शराबी को लेकर के आती है तो कोई भी कैजुअल्टी का भी रिस्क रहता है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस कैसे खुद को सेफ रखते हुए इन मामलों को सुलझाए? पुलिस को कस्टडी का प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। प्रोसीजर ऑफ कस्टडी जो है उसको फॉलो करना चाहिए। जिसको आप लेकर के आ रहे हैं इन्फॉर्म करके लेकर आएँ, पंचनामा बना कर लेकर आएँ, वीडियोग्राफी करें, रोजनामचा में एंट्री करें। और अब जो नई BNSS आई है उसमें 109 जो है सेक्शन है ना, उसमें पुलिस अथॉरिटीज़ को राइट दिया हुआ है पुलिस स्टेशन में लाने का। तो पुलिस स्टेशन में लाने का जो प्रोसीजर है उसको फुलफिल करें, कहीं कोई समस्या नहीं। सर अभी एक जो चल रहा है कि दो प्रेमी प्रेमिका घर से निकलते हैं और किसी पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेटेड मैटर है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन मैटर नहीं है। इसमें यह है कि भाई खुद का लड़का अगर किसी लड़की को भगा के लेके आता है तो उसमें कुछ नहीं करते। अगर खुद की लड़की किसी के साथ अपनी मर्जी से जाकर के शादी विवाह कर लेती है तो ऑनर किलर, यानी कि वो दोनों को मार देना, इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें आज का समय क्या है कि वेस्टर्न युग आ चुका है, सभी को अधिकार है। ये जो आपका प्रश्न है ये मान्यताओं से, पूर्वाग्रह से या सच्चाई से है ना, ये तथ्यों से जुड़ा हुआ है। इसका कानून से कोई लेना देना नहीं है ना, ये सोशल मतलब सामाजिक प्रश्न है इसका। सर लास्ट में एक चीज़ और पूछेंगे, काउंटर FIR के बारे में थोड़ा बताइए। काउंटर FIR क्या होती है? काउंटर FIR तो ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन कानूनी प्रावधान ये है कि संज्ञेय अपराध की इत्तला मिले तो FIR रजिस्टर्ड होनी चाहिए, है ना। दो पक्षों में विवाद हुआ, एक पक्ष ने आके अपनी FIR करा दी है, दूसरा पक्ष आता है और पुलिस अधिकारी को लगता है कि हाँ इसके साथ भी घटना घटी है या गलत हुआ है, तो FIR वो करता है। दोनों मामले पृथक पृथक इन्वेस्टिगेट होते हैं, जो परिणाम आता है अदालत में प्रस्तुत कर दिया जाता है। सर खात्मा खारिजी के बारे में भी थोड़ा सा, किन मामलों में खात्मा जाता है, कब परिस्थितियाँ ऐसी होती है खारिजी बनती है, तो इसके बारे में। खारिजी जो है वो जो प्रथम सूचना पत्र का वह परिणाम है जिसमें प्रथम सूचना पत्र झूठी पाई गई है। बिल्कुल। जो घटना थी वह तो अस्तित्व में नहीं थी, घटना हुई ही नहीं, ठीक है। और जो एविडेंस थे वो फैब्रिकेटेड थे, या जो लोगों ने स्टेटमेंट दिए वो फैब्रिकेटेड थे, और घटना स्थापित ही नहीं हुई। इन दशाओं में पुलिस अधिकारी प्रथम सूचना पत्र को असत्य स्थापित करके माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट करता है। तो खात्मा की दशाएं अलग अलग हैं। खात्मा की दशा एक ये है कि एक्यूज का पता ही नहीं चल सका कि कौन था एक्यूज, ठीक है। एक्यूज के खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं आया, ठीक है। मामला प्रमाणित ही नहीं हो सका, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, आगे कोई रास्ता नहीं बचा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और कई बार एविडेंस एक्ट में भी ऐसी बहुत सारी दशाएं हैं जहाँ पर समय इतना हो जाता है कि खुद एक्ट बोलता है कि अब मिलने की आगे संभावना नहीं है, उन दशाओं में खात्मा कर दिया जाता है। सर लास्ट में हम आपसे चेन ऑफ कस्टडी पर फिर से थोड़ा जानकारी चाहेंगे, क्योंकि आज की डेट में कई मामले ऐसे हैं जो चेन ऑफ कस्टडी से संबंधित रहते हैं, कई बार कोर्ट से छूट जाते हैं। तो जो नए आयु हैं उनको विशेष तौर पर चेन ऑफ कस्टडी पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो उसको फॉलो करें? चेन ऑफ कस्टडी में जिस व्यक्ति ने एविडेंस को लिफ्ट किया है ना, उसके बाद उसको सीलबंद किया जाना चाहिए, उस पर एक अपना मार्क बनाना चाहिए कि किस मार्क से उसने उसको सीलबंद किया, विटनेस कौन थे करके, किस पैकेट में उसको रखा, किस तरीके से रखा, और फिर उसको उसने किस स्थान पर ले जाके जमा किया, मालखाने में रखा, केस डायरी में रखा, कहाँ रखा, उसका विवरण लिखना चाहिए। कब उसको निकाला गया, किसके माध्यम से भेजा गया। कोशिश ये करनी चाहिए कि चार्जशीट के साथ, बिल्कुल सर, है ना, उसका जो एविडेंस को रखने का जो स्थान है, जो जब्ती माल रजिस्टर है वहाँ पे, उसका विवरण लिख करे,
और जल्दी ही उसको नाजरात में या FSL में जमा करा दें। बिल्कुल सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं और सर आगे भी सर हम आपकी मदद लेते रहेंगे और हमें थोड़ा सा ऐसे ही टाइम देते रहिए। साथियों, जिन साथियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। धन्यवाद।